ट्रेडिंग इन द जोन। अध्याय 1, सफलता का मार्ग। मौलिक तकनीकी या मानसिक विश्लेषण। जब मौलिक विश्लेषण को व्यापारिक निर्णय लेने का एकमात्र वास्तविक या उचित तरीका माना जाता था। जब मैंने 1978 में व्यापार शुरू किया था, तब तकनीकी विश्लेषण का उपयोग केवल कुछ ही व्यापारी करते थे, जिन्हें बाकी बाजार समुदाय कम से कम पागल समझता था। अब इस पर विश्वास करना जितना मुश्किल है, उतना ही समय पहले की बात है जब वॉल स्ट्रीट और अधिकांश प्रमुख फंड और वित्तीय संस्थान सोचते थे कि तकनीकी विश्लेषण किसी प्रकार का रहस्यमय जादूटोना है। अब बेशक ठीक इसके विपरीत सच है। लगभग सभी अनुभवी व्यापारी अपनी व्यापारिक रणनीतियों को तैयार करने में मदद के लिए किसी न किसी प्रकार के तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं। शैक्षणिक समुदायों में कुछ छोटे अलग थलग हिस्सों को छोड़कर विशुद्ध रूप से मौलिक विश्लेषक लगभग विलुप्त हो चुके हैं। इस नाटकीय दृष्टिकोण में बदलाव का कारण क्या है? मुझे यकीन है कि किसी को भी आश्चर्य नहीं होगा कि इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है। पैसा। एक सख्त मौलिक दृष्टिकोण से व्यापारिक निर्णय लेने में समस्या यह है कि इस दृष्टिकोण का उपयोग करके लगातार पैसा कमाना अंतर्निहित कठिनाई है। आप में से जो लोग मौलिक विश्लेषण से परिचित नहीं हैं, उन्हें मैं समझाता हूं। मौलिक विश्लेषण उन सभी चरों को ध्यान में रखने का प्रयास करता है जो किसी विशेष स्टॉक, कमोडिटी या वित्तीय उपकरण की आपूर्ति और संभावित मांग के बीच सापेक्ष संतुलन या असंतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। मुख्य रूप से गणितीय मॉडल का उपयोग करके, जो विभिन्न कारकों, ब्याज दरें, बैलेंस शीट, मौसम के पैटर्न और कई अन्य के महत्व को मापते हैं। विश्लेषक यह अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में किसी बिंदु पर कीमत क्या होनी चाहिए। इन मॉडलों के साथ समस्या यह है कि वे शायद ही कभी, यदि कभी, अन्य व्यापारियों को चर के रूप में शामिल करते रहे। लोग भविष्य के बारे में अपने विश्वासों और अपेक्षाओं को व्यक्त करके कीमतों को प्रभावित करते हैं, मॉडल नहीं। यह तथ्य है कि एक मॉडल सभी प्रासंगिक चरों के आधार पर एक तार्किक और उचित प्रक्षेपण करता है, बहुत मायने नहीं रखता यदि वे व्यापारी, जो अधिकांश व्यापारिक मात्रा के लिए जिम्मेदार है, मॉडल से अवगत नहीं है या उस पर विश्वास नहीं करते हैं। वास्तव में कई व्यापारी, विशेष रूप से वायदा एक्सचेंजों के वे व्यापारी जिनके पास कीमतों को एक या दूसरी दिशा में बहुत नाटकीय रूप से स्थानांतरित करने की क्षमता है, आमतौर पर उन मूलभूत आपूर्ति और मांग कारकों की थोड़ी सी भी अवधारणा नहीं रखते हैं जो कीमतों को प्रभावित करने वाले माने जाते हैं। इसके अलावा किसी भी समय उनकी अधिकांश व्यापारिक गतिविधि भावनात्मक कारकों की प्रतिक्रिया से प्रेरित होती है, जो मूलभूत मॉडल के मापदंडों से पूरी तरह बाहर है। दूसरे शब्दों में, जो लोग व्यापार करते हैं और परिणाम स्वरूप कीमतों को स्थानांतरित करते हैं, हमेशा तर्कसंगत तरीके से कार्य नहीं करते हैं। अंततः मूल विश्लेषक यह पा सकता है कि भविष्य में किसी बिंदु पर कीमतों के बारे में एक भविष्यवाणी सही है, लेकिन इस बीच मूल्य आंदोलन इतना अस्थिर हो सकता है कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी व्यापार में बने रहना बहुत मुश्किल, यदि असंभव नहीं तो होगा। तकनीकी विश्लेषण की ओर बदलाव। तकनीकी विश्लेषण तब से मौजूद है जब से एक्सचेंजों के रूप में संगठित बाजार मौजूद थे, लेकिन व्यापारिक समुदाय ने 1970 के दशक के अंत या 1980 के दशक की शुरुआत तक तकनीकी विश्लेषण को पैसा बनाने के एक व्यवहार्य उपकरण के रूप में स्वीकार नहीं किया। तकनीकी विश्लेषक जो जानते थे, उसे समझने में मुख्यधारा के बाजार समुदाय की कई पीढ़ियों को लग गया। किसी भी दिन, सप्ताह या महीने में बाजारों में सीमित संख्या में व्यापारी भाग लेते हैं। इनमें से कई व्यापारी पैसा कमाने की कोशिश में बार बार एक ही तरह के काम करते हैं। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति व्यवहार के पैटर्न विकसित करते हैं और व्यक्तियों का एक समूह एक दूसरे के साथ लगातार बातचीत करते हुए सामूहिक व्यवहार के पैटर्न बनाता है। ये व्यवहार पैटर्न अवलोकनीय और मापनीय होते हैं और ये सांख्यिकीय विश्वसनीयता के साथ खुद को दोहराते हैं। तकनीकी विश्लेषण एक ऐसी विधि है जो इस सामूहिक व्यवहार को पहचान योग्य पैटर्न में व्यवस्थित करती है, जो स्पष्ट संकेत दे सकते हैं कि कब किसी एक चीज के दूसरे की तुलना में घटित होने की अधिक संभावना है। एक अर्थ में तकनीकी विश्लेषण आपको बाजार की मानसिकता में प्रवेश करने और यह अनुमान लगाने की अनुमति देता है कि आगे क्या होने की संभावना है, जो कि पिछले किसी क्षण में बाजार द्वारा उत्पन्न पैटर्न के प्रकार पर आधारित है। भविष्य के मूल्य आंदोलन का अनुमान लगाने की एक विधि के रूप में तकनीकी विश्लेषण विशुद्ध रूप से मौलिक दृष्टिकोण से कहीं बेहतर साबित हुआ है। यह व्यापारी को इस बात पर केंद्रित रखता है कि बाजार अभी क्या कर रहा है, अतीत में उसने जो किया है उसके संबंध में,
बजाय इसके कि बाजार को केवल गणितीय मॉडल द्वारा निर्धारित तार्किक और उचित बातों पर आधारित क्या करना चाहिए, इस पर ध्यान केंद्रित करे। दूसरी ओर, मौलिक विश्लेषण क्या होना चाहिए और क्या है के बीच एक वास्तविकता का अंतर पैदा करता है। वास्तविकता का यह अंतर कुछ भी करना बेहद मुश्किल बना देता है, सिवाय बहुत लंबी अवधि की भविष्यवाणियों के, जिनका फायदा उठाना मुश्किल हो सकता है, भले ही वे सही हों। इसके विपरीत, तकनीकी विश्लेषण न केवल इस वास्तविकता के अंतर को पाटता है, बल्कि व्यापारी को लाभ उठाने के लिए लगभग असीमित संभावनाएं भी उपलब्ध कराता है। तकनीकी दृष्टिकोण कई अधिक संभावनाओं को खोलता है, क्योंकि यह पहचानता है कि कैसे एक ही दोहराए जाने वाले व्यवहार पैटर्न हर समय सीमा में होते हैं, पल-पल, दैनिक, साप्ताहिक, वार्षिक और बीच के हर समय अंतराल में। दूसरे शब्दों में, तकनीकी विश्लेषण बाजार को खुद को समृद्ध बनाने के अवसरों की एक अंतहीन धारा में बदल देता है। मानसिक विश्लेषण की ओर बदलाव। अगर तकनीकी विश्लेषण इतना कारगर है, तो ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक समुदाय अपना ध्यान बाजार के तकनीकी विश्लेषण से हटाकर खुद के मानसिक विश्लेषण यानी अपने व्यक्तिगत व्यापारिक मनोविज्ञान पर क्यों केंद्रित कर रहा है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको शायद और कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद से यह पूछने के बजाय कि आपने यह किताब क्यों खरीदी। सबसे संभावित कारण यह है कि आप पैसा कमाने की असीमित संभावना और अंतिम परिणाम के बीच के अंतर से असंतुष्ट हैं। तकनीकी विश्लेषण की यही समस्या है, अगर आप इसे समस्या कहना चाहें। एक बार जब आप पैटर्न पहचानना और बाजार को समझना सीख जाते हैं, तो आप पाते हैं कि पैसा कमाने के असीमित अवसर हैं। लेकिन जैसा कि मुझे यकीन है कि आप पहले से ही जानते हैं, बाजारों के बारे में आपकी समझ और उस ज्ञान को लगातार मुनाफे या लगातार बढ़ते इक्विटी वक्र में बदलने की आपकी क्षमता के बीच एक बड़ा अंतर भी हो सकता है। सोचें कि आपने कितनी बार मूल्य चार्ट देखा है और खुद से कहा है, ऐसा लग रहा है कि बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे, जैसा भी मामला हो, और जो आपने सोचा था वह वास्तव में हुआ। लेकिन आपने बाजार की चाल देखने के अलावा कुछ नहीं किया, जबकि आप उस सारे पैसे के बारे में दुखी थे जो आप कमा सकते थे। बाजार में कुछ होने की भविष्यवाणी करने और उस सारे पैसे के बारे में सोचने और वास्तव में ट्रेडों में शामिल होने और उनसे बाहर निकलने की वास्तविकता के बीच एक बड़ा अंतर है। मैं इस अंतर को और इसके जैसे अन्य अंतरों को एक मनोवैज्ञानिक अंतर कहता हूं, जो ट्रेडिंग को आपके द्वारा चुने जाने वाले सबसे कठिन प्रयासों में से एक बना सकता है और निश्चित रूप से महारत हासिल करने के लिए सबसे रहस्यमय में से एक बना सकता है। बड़ा सवाल यह है, क्या ट्रेडिंग में महारत हासिल की जा सकती है? क्या ट्रेडिंग का अनुभव उसी सहजता और सरलता के साथ संभव है जो तब होती है जब आप केवल बाजार को देख रहे होते हैं और सफलता के बारे में सोच रहे होते हैं, बजाय इसके कि आपको वास्तव में ट्रेडों को शुरू और बंद करना पड़े? न केवल इसका उत्तर एक स्पष्ट हाँ है, बल्कि यह पुस्तक आपको यही देने के लिए डिजाइन की गई है, वह अंतर्दृष्टि और समझ जो आपको अपने बारे में और ट्रेडिंग की प्रकृति के बारे में चाहिए। तो नतीजा यह होता है कि वास्तव में ऐसा करना उतना ही आसान, सरल और तनाव मुक्त हो जाता है जितना कि जब आप बाजार को देखते हैं और इसके बारे में सोचते हैं। यह एक मुश्किल काम लग सकता है और आप में से कुछ लोगों को यह असंभव भी लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रेडिंग की कला में महारत हासिल कर ली है, जिन्होंने उपलब्ध संभावनाओं और अपने अंतिम प्रदर्शन के बीच के अंतर को पाट दिया है। लेकिन जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, ये विजेता अपेक्षाकृत कम है उन व्यापारियों की तुलना में जो अलग अलग स्तर की निराशा का अनुभव करते हैं, अत्यधिक हताशा तक, यह सोचकर कि वे वह लगातार सफलता क्यों नहीं हासिल कर पा रहे हैं जिसकी उन्हें इतनी इच्छा है। वास्तव में व्यापारियों के इन दो समूहों, लगातार विजेता और बाकी सभी के बीच के अंतर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के अंतर के समान है। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही खगोलीय पिंड हैं जो एक ही सौर मंडल में मौजूद हैं, इसलिए उनमें कुछ समानताएं हैं, लेकिन वे प्रकृति और विशेषताओं में उतने ही भिन्न हैं जितने रात और दिन। इसी तरह कोई भी व्यक्ति जो ट्रेड करता है वह ट्रेडर होने का दावा कर सकता है, लेकिन जब आप लगातार जीतने वाले कुछ लोगों की विशेषताओं की तुलना ज्यादातर दूसरे ट्रेडर्स की विशेषताओं से करते हैं, तो आप पाएंगे कि वे भी रात और दिन जितने अलग हैं। अगर एक ट्रेडर के तौर पर चांद पर जाना लगातार सफलता का प्रतीक है, को हम कह सकते हैं कि चांद पर पहुंचना संभव है। यह सफर बेहद मुश्किल है और सिर्फ कुछ ही लोग इसे कर पाए हैं। पृथ्वी पर हमारे दृष्टिकोण से चांद आमतौर पर हर रात दिखाई देता है और यह इतना पास लगता है कि हम बस हाथ बढ़ाओ और उसे छू लो।
सफलतापूर्वक ट्रेडिंग करना भी ऐसा ही लगता है। किसी भी दिन, हफ्ते या महीने में बाजार किसी भी ऐसे व्यक्ति को भारी मात्रा में धन उपलब्ध कराते हैं जिसके पास ट्रेड करने की क्षमता है। चूंकि बाजार निरंतर गतिशील रहते हैं, इसलिए यह धन भी निरंतर प्रवाहित होता रहता है, जिससे सफलता की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि आप उनकी पहुंच में हैं। मैं लगता है शब्द का प्रयोग व्यापारियों के दो समूहों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर करने के लिए करता हूं। जिन लोगों ने निरंतर बने रहना सीख लिया है या जिन्होंने, जिसे मैं स्थिरता की सीमा कहता हूं, उसे पार कर लिया है, उनके लिए धन न केवल उनकी पहुंच में है, वे इसे अपनी इच्छानुसार ले सकते हैं। मुझे यकीन है कि कुछ लोगों को यह कथन चौंकाने वाला या विश्वास करने में मुश्किल लगेगा, लेकिन यह सच है। इसकी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन अधिकांशतः इन व्यापारियों के खातों में धन इतनी आसानी और सहजता से प्रवाहित होता है कि यह सचमुच अधिकांश लोगों के दिमाग को चकरा देता है। हालांकि उन व्यापारियों के लिए जो इस चुनिंदा समूह में शामिल नहीं हुए हैं, प्रतीत होता है शब्द का अर्थ ठीक वही है जो इसका तात्पर्य है। ऐसा लगता है जैसे जिस स्थिरता या अंतिम सफलता की वे इच्छा रखते हैं, वो हाथ में है या उनकी मुट्ठी में, बस इससे पहले कि वो बार बार उनकी आंखों के सामने से फिसल जाए या लुप्त हो जाए। व्यापार के बारे में एकमात्र चीज जो इस समूह के साथ संगत है, वो है भावनात्मक पीड़ा। हां, उनके पास निश्चित रूप से उत्साह के क्षण होते हैं, लेकिन यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अधिकांश समय वे भय, क्रोध, हताशा, चिंता, निराशा, विश्वासघात और पछतावे की स्थिति में होते हैं। तो व्यापारियों के इन दो समूहों को क्या अलग करता है? क्या यह बुद्धिमत्ता है? क्या लगातार जीतने वाले लोग बाकी सभी की तुलना में ज्यादा होशियार हैं? क्या वे अधिक मेहनत करते हैं? क्या वे बेहतर विश्लेषक हैं? या क्या उनके पास बेहतर व्यापारिक प्रणालियों तक पहुंच है? क्या उनके अंतर्निहित व्यक्तित्व विशेषताएं हैं जो उनके लिए व्यापार के तीव्र दबावों से निपटना आसान बनाती हैं? ये सभी संभावनाएं काफी प्रशंसनीय लगती है, सिवाय इसके कि जब आप इस बात पर विचार करें कि ट्रेडिंग उद्योग की अधिकांश असफलताएं समाज के कुछ सबसे प्रतिभाशाली और सबसे कुशल लोग भी हैं। लगातार हारने वालों का सबसे बड़ा समूह मुख्य रूप से डॉक्टरों, वकीलों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, सीईओ, धनी सेवानिवृत्त लोगों और उद्यमियों से बना है। इसके अलावा उद्योग के अधिकांश सर्वश्रेष्ठ बाजार विश्लेषक कल्पना से भी बदतर व्यापारी है। बुद्धिमत्ता और अच्छा बाजार विश्लेषण निश्चित रूप से सफलता में योगदान दे सकते हैं, लेकिन ये वे निर्णायक कारक नहीं है जो लगातार विजेताओं को बाकियों से अलग करते हैं। खैर, अगर यह बुद्धिमत्ता या बेहतर विश्लेषण नहीं है, तो क्या हो सकता है? इस व्यवसाय के कुछ सर्वश्रेष्ठ और कुछ सबसे बुरे व्यापारियों के साथ काम करने और कुछ सबसे बुरे व्यापारियों को सर्वश्रेष्ठ बनने में मदद करने के बाद, मैं बिना किसी संदेह के कह सकता हूं कि कुछ विशिष्ट कारण हैं जिनके कारण सर्वश्रेष्ठ व्यापारी लगातार बाकियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अगर मुझे सभी कारणों को एक में समेटना हो, तो मैं बस इतना कहूंगा कि सर्वश्रेष्ठ व्यापारी बाकियों से अलग सोचते। मुझे पता है कि यह बहुत गहरा नहीं लगता, लेकिन अगर आप इस बात पर विचार करें कि अलग तरह से सोचने का क्या मतलब है, तो इसके गहरे निहितार्थ है। किसी न किसी हद तक हम सभी एक दूसरे से अलग सोचते हैं। हम हमेशा इस तथ्य के प्रति सचेत नहीं हो सकते हैं। यह मान लेना स्वाभाविक लगता है कि अन्य लोग घटनाओं के बारे में हमारी धारणाओं और व्याख्याओं को साझा करते हैं। वास्तव में यह धारणा तब तक मान्य लगती है जब तक हम खुद को एक बुनियादी मौलिक किसी ऐसी बात पर किसी से असहमति होना जो हम दोनों ने अनुभव की हो। हमारी शारीरिक बनावट के अलावा हमारा सोचने का तरीका ही हमें अनोखा बनाता है, शायद हमारी शारीरिक बनावट से भी ज्यादा अनोखा। चलिए व्यापारियों की बात पर वापस आते हैं। सर्वश्रेष्ठ व्यापारियों के सोचने के तरीके और उन लोगों के सोचने के तरीके में क्या अंतर है जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं? हालांकि बाजारों को अनंत अवसरों का क्षेत्र कहा जा सकता है, लेकिन साथ ही वे व्यक्ति को कुछ सबसे स्थायी प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक स्थितियों का सामना कराते हैं जिनसे आप खुद को उजागर कर सकते हैं। किसी न किसी मोड़ पर हर कोई जो व्यापार करता है बाजारों के बारे में कुछ न कुछ सीखता है जो यह संकेत देगा कि अवसर कब मौजूद है। लेकिन खरीदने या बेचने के अवसर की पहचान करना सीखने का मतलब यह नहीं है कि आपने एक व्यापारी की तरह सोचना सीख लिया है। लगातार विजेताओं को बाकियों से अलग करने वाली परिभाषित विशेषता यह है, विजेताओं ने एक मानसिकता हासिल कर ली है, दृष्टिकोणों का एक अनूठा समूह जो उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अनुशासित, केंद्र और सबसे बढ़कर
आत्मविश्वासी बने रहने की अनुमति देता है। परिणाम स्वरूप वे अब उन सामान्य भय और व्यापारिक त्रुटियों के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं जो अन्य सभी को परेशान करती है। हर कोई जो व्यापार करता है अंततः बाजारों के बारे में कुछ न कुछ सीखता है। बहुत कम लोग जो व्यापार करते हैं वे उन दृष्टिकोणों को सीख पाते हैं जो एक निरंतर विजेता बनने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार लोग गोल्फ क्लब या टेनिस रैकेट को स्विंग करने की उचित तकनीक में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार उनकी निरंतरता या उसकी कमी निस्संदेह उनके दृष्टिकोण से आती है। जो व्यापारी निरंतरता की दहलीज को पार कर जाते हैं वे आमतौर पर बाजार के माहौल में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए सक्षम दृष्टिकोण प्राप्त करने से पहले बहुत अधिक पीड़ा, भावनात्मक और वित्तीय दोनों का अनुभव करते हैं। दुर्लभ अपवाद आमतौर पर वे होते हैं जो सफल व्यापारिक परिवारों में पैदा हुए थे या जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन में अपना व्यापारिक करियर शुरू किया था जो व्यापार की वास्तविक प्रकृति को समझता था और उतना ही महत्वपूर्ण इसे सिखाना जानता था। व्यापारियों के बीच भावनात्मक पीड़ा और वित्तीय संकट आम क्यों है? इसका सीधा सा जवाब यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे कि हमें अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत उचित मार्गदर्शन के साथ करने का मौका मिले। हालांकि इसके कारण इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। मैंने पिछले 17 साल ट्रेडिंग के पीछे की मनोवैज्ञानिक गतिशीलता का विश्लेषण करने में बिताए हैं ताकि मैं सफलता के सिद्धांतों को सिखाने के लिए प्रभावी तरीके विकसित कर सकूं। मैंने जो पाया है वह यह है कि ट्रेडिंग विरोधाभासों और विरोधाभासों से भरी है सोच में जो सफल होना सीखना बेहद मुश्किल बना देती है। वास्तव में अगर मुझे ट्रेडिंग की प्रकृति को दर्शाने वाला एक शब्द चुनना होता तो वह विरोधाभास होता। शब्दकोश के अनुसार विरोधाभास वह चीज है जिसमें विरोधाभासी गुण प्रतीत होते हैं या जो आम धारणा या लोगों की समझ के विपरीत होता है। व्यापारियों के बीच वित्तीय और भावनात्मक संकट आम है क्योंकि कई दृष्टिकोण और सिद्धांत जो अन्यथा हमारे दैनिक जीवन में पूरी तरह से समझ में आते और काम करते हैं व्यापारिक वातावरण में विपरीत प्रभाव डालते हैं। वे बस काम नहीं करते। यह न जानते हुए अधिकांश व्यापारी अपने करियर की शुरुआत इस बुनियादी समझ की कमी के साथ करते हैं कि एक व्यापारी होने का क्या अर्थ है, इसमें कौन से कौशल शामिल हैं और उन कौशलों को किस गहराई तक विकसित करने की आवश्यकता है। मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं उसका एक प्रमुख उदाहरण यहां दिया गया है। व्यापार स्वाभाविक रूप से जोखिम भरा है। मेरी जानकारी के अनुसार किसी भी व्यापार का कोई निश्चित परिणाम नहीं होता, इसलिए गलत होने और पैसा गंवाने की संभावना हमेशा मौजूद रहती है। तो जब आप कोई व्यापार करते हैं तो क्या आप खुद को जोखिम लेने वाला मान सकते हैं? भले ही यह एक ट्रिकी सवाल लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सवाल का तार्किक जवाब बिल्कुल हाँ है। अगर मैं किसी ऐसी गतिविधि में शामिल हूं जो स्वाभाविक रूप से जोखिम भरी है तो मुझे जोखिम उठाने वाला होना चाहिए। किसी भी व्यापारी के लिए यह एक बिल्कुल उचित धारणा है। दरअसल न केवल लगभग सभी व्यापारी यह धारणा बनाते हैं, बल्कि अधिकांश व्यापारी खुद को जोखिम उठाने वाला समझने में गर्व महसूस करते हैं। समस्या यह है कि यह धारणा सच्चाई से कोसों दूर है। बेशक कोई भी व्यापारी व्यापार करते समय जोखिम उठा रहा होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस जोखिम को स्वीकार कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, सभी व्यापार जोखिम भरे होते हैं क्योंकि परिणाम संभावित होते हैं, गारंटीकृत नहीं। लेकिन क्या अधिकांश व्यापारी वास्तव में मानते हैं कि जब वे व्यापार करते हैं तो वे जोखिम उठा रहे हैं? क्या उन्होंने वास्तव में स्वीकार किया है कि व्यापार का एक गैर गारंटीकृत संभावित परिणाम है? इसके अलावा क्या उन्होंने संभावित परिणामों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से है नहीं। अधिकांश व्यापारियों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जोखिम लेने वाला होने का क्या मतलब है। जिस तरह एक सफल व्यापारी जोखिम के बारे में सोचता है, सर्वश्रेष्ठ व्यापारी न केवल जोखिम उठाते हैं बल्कि वे उस जोखिम को स्वीकार करना और अपनाना भी सीखते हैं। यह मानने के बीच एक बड़ा मनोवैज्ञानिक अंतर है कि आप जोखिम लेने वाले हैं क्योंकि आप ट्रेड करते हैं और प्रत्येक ट्रेड में निहित जोखिमों को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। जब आप जोखिमों को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तो इसका आपके अंतिम प्रदर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ व्यापारी बिना किसी हिचकिचाहट या संघर्ष के ट्रेड कर सकते हैं और उतनी ही स्वतंत्रता से और बिना किसी हिचकिचाहट या संघर्ष के स्वीकार कर सकते हैं कि यह काम नहीं कर रहा है। वे ट्रेड से बाहर निकल सकते हैं, यहां तक कि नुकसान के साथ भी, और ऐसा करने से उन्हें जरा भी भावनात्मक परेशानी नहीं होती। दूसरे शब्दों में,
ट्रेडिंग में निहित जोखिम सर्वश्रेष्ठ व्यापारियों को अपना अनुशासन, ध्यान या आत्मविश्वास खोने नहीं देते। अगर आप जरा सी भी भावनात्मक परेशानी, खासकर डर के बिना ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने ट्रेडिंग में निहित जोखिमों को स्वीकार करना नहीं सीखा है। यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस हद तक आपने जोखिम को स्वीकार नहीं किया है, उसी हद तक आप जोखिम से बचेंगे भी। किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करना जो अपरिहार्य है, आपके सफल ट्रेडिंग करने की क्षमता पर विनाशकारी प्रभाव डालेगा। किसी भी प्रयास में जोखिमों को सही मायने में स्वीकार करना सीखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन व्यापारियों के लिए यह बेहद मुश्किल है, खासकर यह देखते हुए कि दांव पर क्या लगा है। हम आमतौर पर किससे सबसे ज्यादा डरते हैं, मरने या सार्वजनिक रूप से बोलने के अलावा? निश्चित रूप से पैसा खोना और गलत होना दोनों ही इस सूची में सबसे ऊपर आते हैं। यह स्वीकार करना कि हम गलत हैं और साथ ही पैसा भी गंवाना बेहद दर्दनाक हो सकता है, और निश्चित रूप से इससे बचना चाहिए। फिर भी व्यापारियों के रूप में जब भी हम किसी ट्रेड में होते हैं, तो लगभग हर पल हमें इन दो संभावनाओं का सामना करना पड़ता है। अब आप खुद से कह रहे होंगे, इस तथ्य के अलावा कि यह बहुत दुख देता है, यह स्वाभाविक है कि मैं गलत ना हूं और कुछ न गंवाना चाहूं, इसलिए मेरे लिए यही उचित है कि मैं इससे बचने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं करूं। मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन यही स्वाभाविक प्रवृत्ति ट्रेडिंग को, जो देखने में आसान लगती है, बेहद मुश्किल बना देती है। ट्रेडिंग हमारे सामने एक बुनियादी विरोधाभास पेश करती है। लगातार अनिश्चितता के बीच हम अनुशासित, केंद्रित और आत्मविश्वासी कैसे बने रहे? जब आप एक ट्रेडर की तरह सोचना सीख जाते हैं, तो आप बिल्कुल यही कर पाएंगे। अपनी ट्रेडिंग गतिविधियों को इस तरह से पुनर्परिभाषित करना सीखना कि आप जोखिम को पूरी तरह से स्वीकार कर सके, एक सफल ट्रेडर की तरह सोचने की कुंजी है। जोखिम को स्वीकार करना एक ट्रेडिंग कौशल है, सबसे महत्वपूर्ण कौशल जो आप सीख सकते हैं। फिर भी यह दुर्लभ है कि विकासशील ट्रेडर इसे सीखने के लिए कोई ध्यान या प्रयास न करे। जब आप जोखिम स्वीकार करने का व्यापारिक कौशल सीख लेते हैं, तो बाजार ऐसी जानकारी उत्पन्न नहीं कर पाएगा जिसे आप दर्दनाक के रूप में परिभाषित या व्याख्यायित करते हैं। यदि बाजार द्वारा उत्पन्न जानकारी में आपको भावनात्मक पीड़ा पहुंचाने की क्षमता नहीं है, तो इससे बचने की कोई बात नहीं है। यह केवल जानकारी है जो आपको बता रही है कि क्या संभावनाएं हैं। इसे एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण कहा जाता है, जो इस बात से प्रभावित या विकृत नहीं होता कि आप क्या होने या न होने से डरते हैं। मुझे यकीन है कि इस पुस्तक को पढ़ने वाला एक भी व्यापारी ऐसा नहीं होगा जो बहुत जल्दी ट्रेडों में शामिल न हुआ हो। बाजार द्वारा वास्तव में संकेत उत्पन्न करने से पहले या बहुत देर से बाजार द्वारा संकेत उत्पन्न करने के बहुत बाद कौन सा व्यापारी खुद को नुकसान न उठाने के लिए आश्वस्त नहीं करता है और परिणाम स्वरूप यह एक बड़े नुकसान में बदल जाता है, या बहुत जल्दी जीतने वाले ट्रेडों से बाहर हो जाता है, या खुद को जीतते हुए ट्रेडों में पाया लेकिन बिल्कुल भी मुनाफा नहीं कमाया और फिर ट्रेडों को घाटे में बदल दिया, या स्टॉप लॉस को अपने प्रवेश बिंदु के करीब ले गए केवल स्टॉप आउट होने के लिए और बाजार को अपनी दिशा में वापस जाने दिया। ये उन कई गलतियों में से कुछ हैं जो व्यापारी बार बार खुद से करते हैं। ये बाजार से उत्पन्न गलतियां नहीं है, यानी ये गलतियां बाजार से नहीं आती है। बाजार तटस्थ है इस अर्थ में कि यह गति करता है और अपने बारे में जानकारी उत्पन्न करता है। गति और जानकारी हम में से प्रत्येक को कुछ करने का अवसर प्रदान करती है, लेकिन बस इतना ही। बाजारों का इस जानकारी को समझने और व्याख्या करने के अनोखे तरीके पर कोई नियंत्रण नहीं है, या परिणाम स्वरूप हम जो निर्णय और कार्यवाहियां करते हैं उन पर नियंत्रण नहीं है। जिन गलतियों का मैंने पहले ही उल्लेख किया है, और कई अन्य गलतियां वास्तव में उसी का परिणाम है जिसे मैं गलत व्यापारिक दृष्टिकोण और दृष्टिकोण कहता हूं। दोषपूर्ण दृष्टिकोण जो विश्वास और आत्मविश्वास के बजाय भय को बढ़ावा देते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं लगातार जीतने वालों और बाकियों के बीच के अंतर को इससे ज्यादा सरलता से बता सकता हूं। सर्वश्रेष्ठ ट्रेडर डरते नहीं हैं। वे इसलिए नहीं डरते क्योंकि उन्होंने ऐसे नजरिए विकसित कर लिए हैं जो उन्हें बाजार के नजरिए से संभावनाओं के बारे में जो बता रहा है उसके आधार पर ट्रेडों में आने जाने के लिए सबसे ज्यादा मानसिक लचीलापन देते हैं। साथ ही सर्वश्रेष्ठ ट्रेडरों ने ऐसे नजरिए विकसित कर लिए हैं जो उन्हें लापरवाह होने से रोकते हैं। बाकी सभी लोग किसी न किसी हद तक डरते हैं। जब वे डरते नहीं हैं तो उनमें लापरवाह होने और अपने लिए उस तरह का अनुभव बनाने की प्रवृत्ति होती है जो उन्हें उस बिंदु से डरने पर मजबूर कर देगा। आपके द्वारा की जाने वाली 95% ट्रेडिंग गलतियां, जिससे पैसा आपकी आंखों के सामने ही उड़ जाएगा, गलत होने, पैसा गंवाने, कुछ छूट जाने और पैसा मेज पर छोड़ देने के आपके नजरिए से उपजी होंगी, जिन्हें मैं 4 प्राथमिक ट्रेडिंग भय कहता हूं। अब आप खुद से कह रहे होंगे, मुझे इस बारे में नहीं पता,
मैंने हमेशा सोचा है कि व्यापारियों को बाजारों का एक स्वस्थ डर होना चाहिए। फिर से, ये एक बिल्कुल तार्किक और उचित धारणा है, लेकिन जब बात व्यापार की आती है तो आपका डर आपके खिलाफ इस तरह काम करेगा कि आप जिस चीज से डरते हैं वही वास्तव में घटित हो जाएगी। अगर आपको गलत होने का डर है तो आपका डर बाजार की जानकारी के बारे में आपकी धारणा पर इस तरह काम करेगा कि आप कुछ ऐसा कर बैठेंगे जो अंततः आपको गलत साबित करेगा। जब आप भयभीत होते हैं तो कोई अन्य संभावनाएं मौजूद नहीं होती। आप अन्य संभावनाओं को समझ नहीं सकते या उन पर ठीक से काम नहीं कर सकते, भले ही आप उन्हें समझ पाने में कामयाब हो गए हो, क्योंकि डर हमें गतिहीन कर देता है। शारीरिक रूप से यह हमें ठहराव या भागने पर मजबूर कर देता है। मानसिक रूप से यह हमें अपने डर की वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर कर देता है। यह इसका मतलब है कि अन्य संभावनाओं के बारे में विचार, साथ ही बाजार से उपलब्ध अन्य जानकारी अवरुद्ध हो जाती है। आप बाजार के बारे में सीखी गई सभी तर्कसंगत बातों के बारे में तब तक नहीं सोचेंगे जब तक कि आप डरना बंद ना कर दें और घटना समाप्त ना हो जाए। तब आप खुद से सोचेंगे, मुझे यह पता था, मैंने तब इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, या मैं उस समय इस पर अमल क्यों नहीं कर सका। यह समझना बेहद मुश्किल है कि इन समस्याओं का स्रोत हमारे अपने अनुचित दृष्टिकोण है। यही बात डर को इतना कपटी बनाती है। हमारे व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कई सोच पैटर्न उन प्राकृतिक तरीकों का परिणाम है जिनसे हमें दुनिया को सोचने और देखने के लिए पाला गया है। ये सोच पैटर्न इतने गहरे बैठे हैं कि हमें शायद ही कभी यह एहसास होता है कि हमारी व्यापारिक कठिनाइयों का स्रोत आंतरिक है, जो हमारी मनस्थिति से उत्पन्न होता है। वास्तव में किसी समस्या का स्रोत बाहरी बाजार में देखना ज्यादा स्वाभाविक लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बाजार ही हमारे दर्द, हताशा और असंतोष का कारण बन रहा है। जाहिर है, ये अमूर्त अवधारणाएं हैं और ज्यादातर व्यापारी इनसे चिंतित नहीं होंगे। फिर भी विश्वासों, दृष्टिकोणों और धारणा के बीच के संबंध को समझना ट्रेडिंग के लिए उतना ही जरूरी है जितना टेनिस में सर्व करना सीखना या गोल्फ में क्लब स्विंग करना सीखना। दूसरे शब्दों में, बाजार की जानकारी के बारे में अपनी धारणा को समझना और नियंत्रित करना तभी जरूरी है जब आप लगातार परिणाम हासिल करना चाहते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रेडिंग के बारे में एक और बात है जो मेरे द्वारा अभी दिए गए कथन जितनी ही सच है। आपको एक सफल ट्रेड करने के लिए अपने या बाजारों के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे आपको समय समय पर अच्छा शॉट मारने के लिए टेनिस रैकेट या गोल्फ क्लब को सही तरीके से स्विंग करने की जरूरत नहीं है। पहली बार जब मैंने गोल्फ खेला तो मैंने पूरे खेल में कई अच्छे शॉट लगाए। हालांकि मैंने कोई खास तकनीक नहीं सीखी थी, लेकिन फिर भी मेरा स्कोर 18 होल तक 120 से ज्यादा रहा। जाहिर है, अपने कुल स्कोर को बेहतर बनाने के लिए मुझे तकनीक सीखनी जरूरी थी। बेशक ट्रेडिंग के लिए भी यही बात लागू होती है। हमें निरंतरता हासिल करने के लिए तकनीक की जरूरत होती है, लेकिन कौन सी तकनीक? यह वास्तव में प्रभावी ढंग से ट्रेडिंग सीखने के सबसे पेचीदा पहलुओं में से एक है। अगर हमें इस बात की जानकारी नहीं है या हम यह नहीं समझते कि हमारे विश्वास और नजरिए बाजार की जानकारी के बारे में हमारी धारणा को कैसे प्रभावित करते हैं, तो ऐसा लगेगा जैसे बाजार का व्यवहार ही निरंतरता की कमी का कारण बन रहा है। नतीजतन ये तर्क सही होगा कि नुकसान से बचने और निरंतरता बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका बाजारों के बारे में और जानना होगा। ये तर्क एक ऐसा जाल है जिसमें लगभग सभी व्यापारी किसी न किसी मोड़ पर फंस जाते हैं, और ये बिल्कुल सही भी लगता है, लेकिन यह तरीका काम नहीं करता। बाजार में विचार करने के लिए बहुत सारे, अक्सर परस्पर विरोधी चर होते हैं। इसके अलावा बाजार के व्यवहार की कोई सीमा नहीं है। यह किसी भी क्षण कुछ भी कर सकता है। वास्तव में चूंकि व्यापार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक बाजार चर है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि कोई भी एक व्यापारी वस्तुतः कुछ भी घटित करा सकता है। इसका अर्थ है कि आप बाजार के व्यवहार के बारे में चाहे कितना भी सीख ले, चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली विश्लेषक क्यों न बन जाए, आप कभी भी इतना नहीं सीख पाएंगे कि बाजार आपको गलत साबित कर सकता है या आपको पैसे गंवा सकता है। इसलिए यदि आप गलत होने या पैसे गंवाने से डरते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कभी भी इतना नहीं सीख पाएंगे कि इन आशंकाओं के आपके वस्तुनिष्ठ होने और बिना किसी हिचकिचाहट के कार्य करने की क्षमता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों की भरपाई कर सके। दूसरे शब्दों में, आप निरंतर अनिश्चितता के सामने आश्वस्त नहीं होंगे। ट्रेडिंग की कठोर और ठंडी सच्चाई यह है कि हर ट्रेड का एक अनिश्चित परिणाम होता है।
जब तक आप अनिश्चित परिणाम की संभावना को पूरी तरह से स्वीकार करना नहीं सीखते, तब तक आप जानबूझकर या अनजाने में किसी भी ऐसी संभावना से बचने की कोशिश करेंगे जिसे आप कष्टदायक मानते हैं। इस प्रक्रिया में आप खुद को कई स्वजनित महंगी गलतियों के अधीन कर लेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें अवसरों को परिभाषित करने और उन्हें पहचानने के लिए किसी प्रकार के बाजार विश्लेषण या कार्यप्रणाली की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से हमें इसकी आवश्यकता है। हालांकि बाजार विश्लेषण सुसंगत परिणामों का मार्ग नहीं है। यह आत्मविश्वास की कमी, अनुशासन की कमी या अनुचित ध्यान केंद्रित करने से उत्पन्न व्यापारिक समस्याओं का समाधान नहीं करेगा। जब आप इस धारणा से काम करते हैं कि अधिक या बेहतर विश्लेषण से स्थिरता आएगी, तो आप अपने व्यापारिक उपकरणों के भंडार में अधिक से अधिक बाजार चरों को इकट्ठा करने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन तब क्या होगा? आप अभी भी बाजारों से बार बार निराश और धोखा खा रहे हैं, किसी ऐसी चीज के कारण जिसे आपने देखा नहीं या जिस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगेगा कि आप बाजारों पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते। आत्मविश्वास और भय मन की विरोधाभासी अवस्थाएं हैं जो दोनों ही हमारे विश्वासों और दृष्टिकोणों से उत्पन्न होती है। आत्मविश्वास से भरे रहने के लिए ऐसे माहौल में काम करना जहां आप आसानी से अपने जोखिम से ज्यादा खो सकते हैं, खुद पर पूर्ण विश्वास की आवश्यकता होती है। हालांकि आप उस विश्वास को तब तक हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने मन को ऐसे सोचने की अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को दरकिनार करने के लिए प्रशिक्षित नहीं कर लेते, जो लगातार सफल व्यापारी बनने के लिए प्रतिकूल है। बाजार के व्यवहार का विश्लेषण करना सीखना बिल्कुल भी उचित प्रशिक्षण नहीं है। आपके पास दो विकल्प है। आप ज्यादा से ज्यादा बाजार चरों के बारे में सीखकर जोखिम को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं इसे ब्लैक होल एनएफ एनाल्फ कहता हूं। ये FHP नाफ NF अल्टीमेट निराशा है। या आप सीख सकते हैं कि अपनी ट्रेडिंग गतिविधियों को इस तरह से कैसे पुनर्परिभाषित करें कि आप वास्तव में जोखिम को स्वीकार करें और अब आपको डर न लगे। जब आप ऐसी मानसिक स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जहां आप वास्तव में जोखिम को स्वीकार करते हैं, तो आपके पास बाजार की जानकारी को दर्दनाक तरीकों से परिभाषित और व्याख्या करने की क्षमता नहीं होगी। जब आप बाजार की जानकारी को दर्दनाक तरीकों से परिभाषित करने की क्षमता को खत्म कर देते हैं, तो आप तर्कसंगत बनाने, हिचकने, जल्दबाजी करने, उम्मीद करने की प्रवृत्ति को भी खत्म कर देते हैं कि बाजार आपको पैसा देगा, या उम्मीद करते हैं कि बाजार आपको आपके नुकसान को कम करने में असमर्थता से बचाएगा। जब तक आप गलतियों की भूमि के प्रति संवेदनशील हैं, जो तर्कसंगत बनाने, उचित ठहराने, झिझकने, उम्मीद करने और जल्दबाजी करने का परिणाम है, तब तक आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते कि आप निष्पक्ष रहे और हमेशा अपने हित में काम करें, तो लगातार परिणाम हासिल करना लगभग नामुमकिन होगा। ऐसा कुछ करने की कोशिश करना जो इतना आसान लगता है, शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला काम हो सकता है जो आप कभी करने की कोशिश करेंगे। विडंबना यह है कि जब आपके पास उचित रवैया होगा, जब आपने एक व्यापारी की मानसिकता हासिल कर ली होगी और लगातार अनिश्चितता के बावजूद आत्मविश्वास बनाए रख सकते हैं, तो ट्रेडिंग उतनी ही आसान और सरल होगी जितनी आपने शुरुआत में सोची होगी। तो समाधान क्या है? आपको ट्रेडिंग के बारे में अपने नजरिए और विश्वासों को इस तरह से समायोजित करना सीखना होगा कि आप बिना किसी डर के ट्रेडिंग कर सकें, लेकिन साथ ही एक ऐसा ढांचा भी बनाए रखें जो आपको लापरवाह न बनने दे। ये किताब आपको यही सिखाने के लिए बनाई गई है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मैं चाहूंगा कि आप कुछ बातों का ध्यान रखें। आप जिस सफल व्यापारी बनना चाहते हैं, वह आपका भविष्य का प्रक्षेपण है जिसमें आपको विकसित होना है। विकास का अर्थ है विस्तार, सीखना और खुद को अभिव्यक्त करने का एक नया तरीका बनाना। यह सच है, भले ही आप पहले से ही एक सफल व्यापारी हो और अधिक सफल होने के लिए यह पुस्तक पढ़ रहे हो। कई नए तरीके जिनसे आप खुद को अभिव्यक्त करना सीखेंगे, वे उन विचारों और मान्यताओं के सीधे विरोध में होंगे जो आप वर्तमान में व्यापार की प्रकृति के बारे में रखते हैं। हो सकता है कि आप इनमें से कुछ मान्यताओं से पहले से अवगत हो या नहीं। किसी भी स्थिति में व्यापार की प्रकृति के बारे में आप जो वर्तमान में सत्य मानते हैं, वे आपकी कुंठाओं और असंतोषजनक परिणामों के बावजूद चीजों को वैसे ही बनाए रखने का तर्क देगा जैसे वे हैं। यह आंतरिक तर्क स्वाभाविक है। इस पुस्तक में मेरी चुनौती इन तर्कों को यथासंभव कुशलता से हल करने में आपकी मदद करना है। इस बात पर विचार करने की आपकी इच्छा कि अन्य संभावनाएं भी मौजूद हैं।
ऐसी संभावनाएं जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते या जिन पर आपने पर्याप्त विचार नहीं किया है, स्पष्ट रूप से सीखने की प्रक्रिया को तेज और आसान बना देगी।